गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिसर्च डिज़ाइन की। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुसंधान अभिकल्प या अनुसंधान प्रारूप। रिसर्च तो आप जानते हैं, अनुसंधान का लक्ष्य होता है ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन रिसर्च डिज़ाइन दो शब्दों से मिलकर के बना है, रिसर्च और डिज़ाइन। डिज़ाइन को हिंदी में अभिकल्प या संरचना भी कहते हैं। हम जो काम करते हैं उससे पहले उसका एक डिज़ाइन बनाते हैं, एक संरचना बनाते हैं। आपने देखा होगा जब मकान का निर्माण होता है और मकान बनता है तो उससे पहले मकान का एक डिज़ाइन होता है। उस डिज़ाइन में ये अपने आवश्यकता के अनुरूप आपको मकान 2 रूम का चाहिए या 3 रूम का चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम मकान का एक डिज़ाइन बनाते हैं, फिर मकान बनाना शुरू करते हैं। तो कोई भी अनुसंधान करता है, जब अनुसंधान शुरू करता है तो सर्वप्रथम वो एक डिज़ाइन बनाता है अनुसंधान का कि अनुसंधान कैसे करेंगे, क्या होगा, और उसके बाद वो उसके हिसाब से काम करता है। तो ये रिसर्च डिज़ाइन कहलाता है। रिसर्च डिज़ाइन के बारे में 1-2 डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। क्या कहते हैं? जहोदा और सेल्टीज, जहोदा का कहना है शोध संरचना आंकड़ों के संकलन तथा विश्लेषण की दशाओं की उस व्यवस्था को कहते हैं जिसका लक्ष्य शोध के उद्देश्य की प्रासंगिकता तथा कार्य विधि का समन्वय करना है। तो अनुसंधान संरचना इससे संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त एवं सुविधाजनक योजना या रूपरेखा है जो सबसे बेहतर होता है। इसका उद्देश्य शोधकर्ता को एक दिशा प्रदान करना। इसमें यह पता चल जाता है कि शोधकर्ता को कितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, शोधकर्ता को कितना समय लगेगा। तो ये अनुसंधान अभिकल्प है, रिसर्च डिज़ाइन है। एक अच्छी रिसर्च डिज़ाइन में क्या क्या होना चाहिए? वो एक उपयुक्त होनी चाहिए और विश्वसनीय सामग्री का संकलन होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए कि जब बीच में कभी ऐसा लगे कि आवश्यकता पड़ने पर उसको उसमें थोड़ा परिवर्तन किया जा सके। और इकोनॉमिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा खर्च हो, ताकि आपके संसाधनों में पूर्ण हो सके। एफिशिएंट होना चाहिए, कार्यकुशल होना चाहिए, ताकि शोध के उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त हो सके। और शोध करने का उद्देश्य ये है कि विभिन्न चरों में कार्य कारण संबंधों वाली प्रकल्पनाओं का परीक्षण किया जा सके, किसी वस्तु के घटित होने की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी निर्धारित करना, उसका किसी अन्य वस्तु के साथ संबंध निर्धारित करना, ये सारी चीज़ें हैं। किसी व्यक्ति परिस्थिति समूह की विशेषताओं का सही चित्रण करना रिसर्च डिज़ाइन का उद्देश्य है। तो चलिए, रिसर्च डिज़ाइन का उद्देश्य तो आपको समझ में आ गया है। और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या क्या ध्यान देने की चीज़ें हैं कि उपर्युक्त प्रश्न होना चाहिए, प्रॉपर क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, सही सूचनादाताओं का चुनाव होना चाहिए डिज़ाइन में, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर रेस्पोंडेंट, और अनुभव सर्वेक्षण होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्वे होना चाहिए, संबद्ध साहित्य का अध्ययन। जिस तरह से डिज़ाइन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग साहित्य और जो विषय वस्तु है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी भी करना चाहिए। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब इसमें आपको बता दें कि रिसर्च डिज़ाइन जो है मूलतः 3 प्रकार के
होते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। हालांकि चौथा प्योर रिसर्च डिज़ाइन भी है और अप्लाइड रिसर्च डिज़ाइन भी है, एक्शन रिसर्च डिज़ाइन, इवैल्यूएटिव रिसर्च डिज़ाइन। लेकिन हम आमतौर पे विभिन्न एग्ज़ाम में और नेट में भी इन्हीं तीन से पूछा जाता है, लेकिन हम सब पे थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन अन्वेषणात्मक रिसर्च डिज़ाइन है। अन्वेषणात्मक रिसर्च डिज़ाइन में शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना के पीछे के कारणों को ढूंढना चाहता है तथा किसी समस्या के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष के संबंध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। तो ये है कि अन्वेषणात्मक। एक विद्वान है हंसराज, उनका कहना है अन्वेषणात्मक शोध किसी भी विशेष अध्ययन के लिए प्रकल्पना का निर्माण करने तथा उससे संबंधित अनुभव प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार के शोध द्वारा विषय अथवा समस्या का कार्य कारण संबंध ज्ञान होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। इस प्रकार के अनुसंधान में शोध विषय की उपयुक्तता का पता भी लगाया जाता है। तो ये रहा। और इसमें क्या है कि उसमें संबद्ध साहित्य का अध्ययन भी करना पड़ता है, जो आपका विषय है, अनुभव सर्वेक्षण करना पड़ता है, सही सूचनादाताओं का चयन करना पड़ता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन में उपयुक्त प्रश्न पूछा जाता है और अंतर्दृष्टि एक होनी चाहिए। अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप के प्रमुख कार्य हैं, उसको देखिए एक नज़र। नए उपकल्पना का निर्माण करना। उपकल्पना एक टॉपिक है। उपकल्पना में हम लोग एक विचार रखते हैं अनुसंधान से संबंधित। ये आप उपकल्पना एक चैप्टर है, उसको एक अलग से आप वीडियो सुन लीजिएगा, तभी आपका क्लियर होगा। तो इसका मकसद है उपकल्पना का निर्माण, पूर्व निर्धारित उपकल्पनाओं का तात्कालिक दशाओं, तात्कालिक परिस्थितियों के संदर्भ में उसका परीक्षण करना कि पूर्व में जो उपकल्पना था वो कैसा है। महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं की ओर अनुसंधानकर्ता का ध्यान आकर्षित करना। विभिन्न शोध पद्धतियों के प्रयोग की उपयुक्तता की संभावना का पता लगाना। और शोध कार्य से संबंधित अनिश्चितता की स्थिति को दूर कर उसे निश्चित स्वरूप प्रदान करना। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन का उपकल्पना का निर्माण है। इसको हिंदी में बोलते हैं अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्रारूप। उपकल्पना का निर्माण करना, उपकल्पना का परीक्षण करना। और दूसरा है वर्णनात्मक शोध प्रारूप, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। इस प्रकार के शोध में विषय या समस्या के विभिन्न पक्षों पर विस्तार से प्रकाश डाला जाता है, इसलिए यह डिस्क्रिप्टिव है। इस प्रकार के अध्ययन में किसी उपकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि पूरे सब्जेक्ट का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। किसी भी विषय से संबंधित पूर्व में अध्ययन संपूर्ण नहीं हुआ है, उसका इसमें संपूर्ण अध्ययन किया जाता है।
इसमें विषय का सावधानी पूर्वक चुनाव करके उचित तकनीकियों का प्रयोग कर निदर्शन प्रणाली द्वारा और संपूर्ण अध्ययन पक्षपात रहित होकर किया जाता है। तो वर्णनात्मक शोध एक ऐसी विधि है जिसका उद्देश्य विषय या समस्या के संबंध में वास्तविक तथ्यों को एकत्रित कर उनके आधार पर विवरण प्रस्तुत करना है और उसके बारे में किसी भी विषय वस्तु के बारे में संपूर्ण एवं गहन ज्ञान प्राप्त करना डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन या वर्णनात्मक शोध प्रारूप का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ध्यान रहे कि वर्णनात्मक शोध प्रारूप का महत्वपूर्ण लक्ष्य संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है, जबकि अन्वेषणात्मक एक्सप्लोरेटरी का असल मकसद था हाइपोथेसिस का निर्माण, उपकल्पना का निर्माण और उपकल्पना का परीक्षण। लेकिन वर्णनात्मक शोध प्रारूप का असल मकसद वर्णन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, इसका नाम ही है वर्णन करना उस विषय से संबंधित। तो वर्णनात्मक शोध में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण बनाए रखने की आवश्यकता होती है और ये चूंकि वर्णनात्मक शोध काफ़ी विस्तृत होता है तो उसमें समय और खर्च भी काफ़ी होता है। ऐसे अध्ययन में समय और धन की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है, इसका भी ख्याल रखना है। वर्णनात्मक शोध प्रारूप को विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। शोध के उद्देश्यों का प्रतिपादन, आखिर शोध करने का मकसद क्या है, तो आप जानते हैं अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना किस विषय पे। तो शोध के उद्देश्यों का प्रतिपादन, फॉर्मुलेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, और दूसरा पॉइंट है तथ्य संकलन की प्रविधियों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, कि आप किस माध्यम से शोध करना चाहते हैं, यानी इंटरव्यू के माध्यम से या ऑब्जर्वेशन के माध्यम से या शेड्यूल के माध्यम से, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। निदर्शन का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ सैंपल, सैंपल का चुनाव कितना होगा, सैंपल की संख्या क्या होगी, और आंकड़ों का संकलन और उनकी जांच, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड टेस्टिंग, तथ्यों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डेटा और प्रस्तुतिकरण, रिपोर्टिंग। तो ये है डिस्क्रिप्टिव डिजाइन का। डिस्क्रिप्टिव डिजाइन मेनली अध्ययन के उद्देश्य से संपूर्णता में गहन अध्ययन के उद्देश्य से किया जाता है। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, तो पहले आपने पढ़ा एक्सप्लोरेटरी, फिर डिस्क्रिप्टिव, अब है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, परीक्षणात्मक या प्रयोगात्मक शोध प्रारूप। प्रयोगात्मक शोध प्रारूप में हम किसी भी विषय से संबंधित प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें कई वैज्ञानिकों की राय है। चैपिन ने लिखा है, समाजशास्त्रीय शोध में परीक्षणात्मक प्ररचना की अवधारणा नियंत्रण की दशाओं के अंतर्गत अवलोकन द्वारा मानवीय संबंधों के अध्ययन की ओर संकेत करते हैं। इसमें हम प्रयोग को नियंत्रित करते हैं, इसमें हम प्रयोग करते हैं। अब इसको मैं आपको समझाता हूं कि कैसे प्रयोग करते हैं। सपोज इसमें दो तरह का होता है, तीन तरह का होता है प्रयोग। एक है पाश्चात्य परीक्षण प्रयोग, आफ्टर एक्सपेरिमेंट। एक है बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट, पूर्व पाश्चात्य परीक्षण। एक है कार्यांतर यानी एक्स पोस्ट फैक्ट एक्सपेरिमेंट, तथ्य परीक्षण। तो देखिए पाश्चात्य परीक्षण में जैसे किसी भी चीज का हम प्रभाव देखते हैं आफ्टर, बाद में। जैसे सपोज कि हमने दो समूह ले लिया, एक नियंत्रित समूह और दूसरा परीक्षणात्मक समूह। मान लिया दो समूह है और एक को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं,
आईएएस की तैयारी करा रहा है और एक को हम आईएएस की तैयारी नहीं करा रहे हैं, वो स्वयं कर रहा है। और 1 साल के बाद देख रहे हैं कि दोनों में कितना प्रोग्रेस हुआ। यह है आफ्टर एक्सपेरिमेंट। दोनों में, यानी एक ग्रुप जिस पे आपका कंट्रोल था और एक ग्रुप जिस पे आपका कंट्रोल नहीं था, कंट्रोल वाले ग्रुप में कितना परिवर्तन हुआ। सपोज विद्यार्थियों का एक समूह जो कॉलेज में पढ़ रहा है और विद्यार्थियों का एक समूह जो ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। दोनों को बीए के बाद देखते हैं दोनों के ज्ञान में क्या परिवर्तन हुआ। तो ये है आफ्टर एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट देखते हैं। और एक है बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट, दूसरा पूर्व पश्चात परीक्षण। इस विधि के में 2 समूहों का चुनाव नहीं करके केवल एक ही समूह का चुनाव किया जाता है। वहां हम 2 समूह का चुनाव कर रहे थे और दोनों का इफेक्ट देख रहे थे कि बाद में क्या होता है। इसमें एक ही समूह में उस समूह के अध्ययन को 2 विभिन्न अवधियों में समय के अनुरूप देखते हैं। पहले देखते हैं पहले उसकी पोजीशन क्या थी और फिर बाद में देखते हैं, बिफोर देखते हैं और आफ्टर देखते हैं, बाद में उसकी पोजीशन क्या है। उदाहरण के लिए कोई भी विद्यार्थी किसी कोचिंग संस्था में जाता है, उससे पहले वो कैसा था और कोचिंग में जाने के बाद उसमें क्या परिवर्तन आया। या एक गांव को हम चुन लें और गांव में, उस गांव में हम देखते हैं कि मोबाइल का क्या प्रभाव पड़ा या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अभी क्या प्रभाव है उसी गांव में, और 2 साल बाद वहाँ के बच्चे कितना कंप्यूटर जानते हैं, या 2 साल के बाद हम पता करते हैं कि वो कितना ज्ञान में उनके वृद्धि हुई, किसी भी प्रकार के ज्ञान में। या तलाक ले लीजिए, दहेज ले लीजिए, आत्महत्या ले लीजिए। अभी गांव में जब लोग अशिक्षित हैं तो आत्महत्या की दर क्या है, और गांव को 1 साल 2 साल शिक्षा दे दिया, उसके बाद देखा कि गांव में आत्महत्या की दर क्या है। तो इसको कहते हैं बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है, इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। और तीसरा कार्यांतर तथा परीक्षण, एक्स पोस्ट फैक्ट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। पूर्व से संबंधित तथ्यों को या किसी ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। हिस्टोरिकल फिनोमेना, ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करने के लिए कार्यांतर तथ्य परीक्षण, एक्स पोस्ट फैक्ट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो पूर्व की घटनाओं को दोहराया नहीं जा सकता, उनकी पुनरावृत्ति शोधकर्ता के लिए संभव नहीं है, तो उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, न ही उसमें कोई परिवर्तन लाया जा सकता है। इस विधि के द्वारा जो प्राचीन अभिलेख है, शिलालेख है, उनके विभिन्न पक्षों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्कर्ष निकालते हैं। बात समझ में आई? जैसे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, कोई भी ऐतिहासिक घटना जो घटित हो चुकी है तो उसको हम देखते हैं। अभिलेखों की तुलना से परिणामों को मापना संभव हो पाता है। इस विधि द्वारा अध्ययन के लिए सामान्यतः 2 ऐसे समूहों का चुनाव करते हैं जिनमें एक समूह में जिसका कि उसे अध्ययन करना है कोई ऐतिहासिक घटना घटित हो चुकी होती है, और दूसरा ऐसा समूह जिसमें वैसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। इन दोनों समूहों की पुरानी परिस्थितियों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर यह जानकारी लेने का प्रयास किया जाता है कि समूह विशेष में उस घटना के घटित होने का क्या कारण है, किन परिस्थितियों ने उस घटना के घटित होने में योग दिया है। इस विधि के द्वारा ऐतिहासिक घटना चक्रों का पता लगाकर वर्तमान अवस्थाओं और घटनाओं के कारणों की खोज की जाती है। जैसे मान लीजिए कि परिवार कल्याण योजना है, या उन योजनाओं के बारे में
ऐतिहासिक तथ्यों को देख लें, पता लगा लें कि एक समूह में उसका क्या प्रभाव पड़ा, कार्यक्रम से कितने लोग लाभान्वित हुए, लाभान्वित होने वाले लोगों की क्या आयु है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, ये इस तरह से ये पता करना पड़ता है। तो इससे ये पता चलता है कि एक ही कार्यक्रम का ऐतिहासिक रूप से दो समूहों पर क्या प्रभाव पड़ा। सपोज भारत सरकार की कोई शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम है या कोई अन्य कार्यक्रम है, उसका प्रभाव ऐतिहासिक रूप से जो कार्यक्रम 5 साल पहले लागू हुआ, आज के डेट में दो समूहों की तुलना कर सकते हैं कि इन दो समूहों पे क्या प्रभाव पड़ा और उसके कारण क्या है कि एक समूह ज्यादा लाभान्वित हुआ और एक समूह कम लाभान्वित हुआ। तो ये रहा। और एक अन्य प्रारूप है प्योर रिसर्च, विशुद्ध शोध। इसमें हम लोग किसी समस्या कारणों को ढूंढ निकालना, उसका हल प्रस्तुत करना नहीं इसका मकसद है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के लिए किया जाता है। नॉलेज फॉर नॉलेज सेक इसको कहते हैं। और एक है अप्लाइड रिसर्च, व्यवहारिक शोध। व्यवहारिक शोध इस बात पर निर्भर करता है कि जीवन की समस्याओं को हल उपयोगिता पर ध्यान दिया जाता है। और एक है एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध को व्यवहारिक शोध का ही एक प्रकार माना जाता है और इसका संबंध शोध द्वारा प्राप्त व्यवहारिक उपयोग से है, एक्शन से, कि उस पर एक्शन कितना लिया गया। और एक है मूल्यात्मक शोध, इवैल्यूएशन रिसर्च। इसमें हम लोग जो नियोजित परिवर्तन होता है किसी भी कल्याणकारी कार्यक्रम का, उसमें हम लोग क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन निकालते हैं रिसर्च में कि उस कल्याणकारी कार्य का कितना फायदा किसको पहुंचा, उसका मूल्यांकन हम देखते हैं। तो ये रहा कुल मिलाकर के रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन में 3 प्रकार जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल। इसी पर आपको मेनली फोकस करना है जो आमतौर पे एग्जाम में आता है। तो एक्सप्लोरेटरी में हाइपोथेसिस का निर्माण होता है और हाइपोथेसिस पे फोकस्ड होता है, और डिस्क्रिप्टिव में संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति होती है, और एक्सपेरिमेंटल में एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ये रहा। थैंक यू वेरी मच।